हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पीटर अपने सभी साथियों के साथ एरविड ड्रग के बारे में पता करने के लिए एक विलेज में आया था, जहां पर उसे एरविड लैब के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला था। जिसके बाद सभी डिसाइपल्स विलेज चीफ की हेल्प से चोरी छुपे एरविड लैब में एंटर हो गए थे। जिसके बाद साइमन और थैडियस ने वो जगह तलाश कर ली थी जहाँ पर बच्चों को रखा गया था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर स्काडी आ गई थी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट है, और उसने थैडियस को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें काइगा का सीन दिखाया जाता है, जिससे जून बो रही होती है। थैडियस को बच्चे मिल चुके हैं और वो इस वक्त बिल्डिंग सी की बेसमेंट में मौजूद है। तुम फौरन से वहां पर पहुंच जाओ। तो काइगा भी इसके लिए मान गया होता है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा मौजूद होता है। जिसके बाद काइगा सोच रहा होता है, क्या मुझे इस दरवाजे से आगे जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। लेकिन हम देखते हैं काइगा फिर भी दरवाजे को ओपन करके अंदर आ चुका होता है। लेकिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और काइगा सोच रहा होता है, इस जगह पर ठंड कुछ ज्यादा ही है, और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में मौजूद खून भी जमना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन काइगा से बोलता है, साइमन मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस रूम को स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए ही क्रिएट करवाया है, क्योंकि तुम्हारे एसिड वाले खून की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे फाइट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन अगर इस जगह पर तुम अपने ब्लड का यूज भी करोगे तो तुम्हारा खून जम जाएगा। तो ये बात सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और इसी के साथ वो पर्सन काय की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है। काइगा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें क्लॉ यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और क्या तुम जानते हो तुम्हारी तरह मुझे भी क्लॉ का यूज करना अच्छा लगता है, और मेरा क्लॉ तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि इस पर्सन के पास भी काइगा के जैसा ही एक वेपन मौजूद होता है, और ये देखकर काइगा काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये पर्सन भी नाइट्स में से एक है। और इसी के साथ उसे चीफ की बात याद आ रही होती है, जो कि बुरा होता है। नाइट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डिसाइपल्स को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बात सोचकर काइगा सोच रहा होता है, इस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे ही फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। क्या ये सच में मुझे रिप्लेस करना चाहता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट फ्लोर सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइमन बोल रहा होता है, इस जगह पर तो सिर्फ पानी के कंटेनर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। शायद मुझे थेडिस के पास वापस चलना चाहिए। लेकिन इस वक्त साइमन को ऊपर कोई अटैक करता है, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट लग गया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे ऊपर किसने अटैक किया, मैं इस अटैक को देख क्यों नहीं पाया। लेकिन ये चोट किसी बुलेट की नहीं है। लेकिन फ्लोर पर देखने पर तो ऐसे ही लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर बुलेट के साथ अटैक किया है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर छत पर कोई पर्सन बैठा हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है, सॉर्ड सेंट आप कैसे हैं। क्या आप जानते हैं आपसे फाइट करने के लिए मैंने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, और मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बारिश की बूंदों को भी कट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ पानी के साथ फाइट करने वाला हूँ, और मुझे यकीन है आपको पानी के बुलेट्स को कट करने में मजा आएगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और इसी के साथ हमें लेवी का सीन दिखाया जाता है, जो कि नाइट से बोल रही होती है, दोस्तों वक्त आ चुका है इन डिसाइपल्स को दिखाने का कि हम इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन्हें मार डालो। और इसी के साथ हमें लेवी की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर लेवी स्काडी के साथ बात कर रही होती है, और वह बोल रही होती है, स्काडी तुम्हारी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम थेडिस से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी हो। तो स्काडी बोल रही होती है, लेवी ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी बार थेडिस को हराने के बाद भी मैं रियल थेडिस को नहीं हरा पाऊंगी। और इसी से हमें बताया जाता है कि स्काडी थेडिस के साथ वर्चुअल फाइट्स में थेडिस को 100 टाइम्स हरा चुकी है। और इसी के साथ लेवी हमें बता रही होती है, ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा कॉपरेट किया है, और उन्होंने वो सभी डिसाइपल्स जो पीटर के साथ मिल चुके हैं उनका हमें सभी डेटा दिया है, और हमने अपने नाइट्स को स्पेशली इन डिसाइपल्स से फाइट करने के लिए तैयार किया है। और हमारे नाइट्स अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इन डिसाइपल्स को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट थेडिस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, क्या तुम्हारा नाम ही स्काडी है। विली चीफ सच में तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सब नाइट्स हम डिसाइपल्स को किसी भी वक्त रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन जिस जगह पर तुम मुझे लेकर आई हो, इसे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जगह तुमने स्पेशल मेरे लिए तैयार की है, ताकि यहाँ पर मैं तुमसे सही से फाइट ना कर पाऊँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्केटिंग वाले आइस ग्राउंड में आ चुके होते हैं, और थेडिस के सामने यहाँ पर स्काडी भी मौजूद होती है। लेकिन थेडिस यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है। मैं सोच रहा था कि आखिर बेचारा जूडस तुम लोगों से इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गया, तो उसका रीजन यही था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ पर तुमसे फाइट कैसे करे। लेकिन इसी के साथ स्काडी बोल रही होती है, मैंने आज तक 500 से भी ज्यादा पीपल से फाइट की है, और क्या तुम जानते हो मैंने उन सभी लोगों को सिर्फ 1 मिनट में ही हरा दिया था, और मैं आज तक कभी भी किसी से भी नहीं हारी। लेकिन जब भी मैंने तुमसे वर्चुअल फाइट की है, उनमें मैं तुम्हें हमेशा 10 मिनट में हरा पाई हूँ। लेकिन आज मैं अपने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी, और आज मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट
मिनट्स के अंदर हराऊंगी। तो ये बात सुनकर थेडियस यहाँ पर बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन इसी के साथ स्कार्डी बोल रही होती है, मुझे नहीं पता आखिर सभी डिसाइबल्स तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें तो कॉलोन के डेविल का नाम भी दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते को यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस हार के बाद तुम अपनी बाकी की जिंदगी किस तरह से गुजारोगे। लेकिन इसे थेडियस बोलता है, एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ये तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। और इसे थेडियस स्कार्डी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन स्कार्डी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि हम देखते हैं थेडियस अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसके पैर स्लिप हो रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से थेडियस के साथ काफी ज्यादा शौक होता है और वो बुरा होता है, शिट मैं तो सच में यहाँ पर मूव ही नहीं कर पा रहा, क्या तुमने सच में ये ग्राउंड सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है ताकि तुम मुझे हरा सको, ये तो बहुत ही गलत बात है। और ये देखकर स्कार्डी थेडियस के ऊपर काफी ज्यादा हंस रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर लेवी को भी दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है स्कार्डी को थेडियस की हर एक वीकनेस के बारे में पता है, और लेवी ने थेडियस के हर एक मूव को याद किया हुआ है, और उसे ये भी पता है कि उसे उस मूव को किस तरह से काउंटर करना है। इसीलिए मैं 99% श्योर हूँ कि स्कार्डी थेडियस को हरा देगी। और इस वक्त हमें स्कार्डी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करके थेडियस के सर पर एक बहुत ही जोरदार किक मारती है। और ये देखकर लेवी भी स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है, ये हुई ना बात, फाइनली मुझे एक नाइट और रियल डिसाइपल की फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त लेवी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि थेडियस जमीन पर गिर गया होता है और वो बुरा होता है। और स्कार्डी तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर चीटिंग कर रही हो, मैं तो यहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट कैसे करूंगा। और ये देखकर स्कार्डी यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, थेडियस मुझे लगा था तुम मुझसे थोड़ी तो फाइट करने की कोशिश करोगे, लेकिन शायद तुमने पहले ही हार मान ली है, क्या तुम सच में एक डिसाइपल ही हो। लेकिन इसे थेडियस बोलता है, स्कार्डी तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था, तुम मुझे 5 मिनट में हराने वाली हो, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हें हराने के लिए मुझे पूरे 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हरा सकता हूँ। और हम देखते को जमीन पर काफी स्टाइल के साथ बैठा हुआ होता है, और ये बात सुनकर स्कार्डी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन हम लेवी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बुरी होती है, मजाक करने की भी एक हद होती है। भले ये पर्सन एक डिसाइपल है, लेकिन ये हम नाइट्स को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस नाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसने अपने क्लॉज निकाले हुए होते हैं, और वह बुरा होता है, डिसाइपल साइमन तुम्हें क्या लगता है हम दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम फ्रे है, और ये एक एस रैंक नाइट है, जिसके पास बिल्कुल सेम साइमन की जैसी ये एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ एसिड ब्लड वाली एबिलिटी नहीं है। और हम देखते कि वो पर्सन कायगा के पास आकर खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, मैंने सुना है तुम एक लड़की से प्यार करते थे, जिसके मरने के बाद तुमने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, और अब तुम पीटर के साथ मिलकर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। मुझे लगता है तुमने अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि आज वो ओल्ड मैन हमारे मास्टर के हाथों मारा जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ना तुम घर के रहोगे ना घाट के। तो क्या कहते हो, क्या हम हमारी फाइट को शुरू करें। तो वह सुनकर कायगा बुरा होता है, तुमने ये बात ठीक कही कि अब मैं ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन बन चुका हूँ, और मैं मेरे टीचर पीटर के साथ मिलकर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज तुमने गलत कही, धोबी के कुत्ते की हालत जिस पर्सन की होने वाली है वो तुम हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ आज हम तुम्हारी इस लैब को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और कायगा भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ के ऊपर कट को देखते हुए सोच रहा होता है, जब इस पर्सन ने मेरे ऊपर वाटर बुलेट शूट की थी, मैंने उस आवाज को सुन लिया था और मैंने उसके ऊपर अटैक भी किया था, और मैंने उस बुलेट को 2 टुकड़ों में कट कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। और यहाँ पर वो नाइट पूरा होता है, मिस्टर साइमन ये मेरे लिए सच में बहुत हॉनर की बात है कि मैं आपके जैसे एक शॉर्ट सेंट के साथ फाइट कर पाऊंगा। तो बताइए क्या आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अपनी वाटर बुलेट्स के साथ आपकी बॉडी में हजारों छेद बनाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में भी बताया जाता है कि ये भी एक एस रैंक नाइट है, जिसका नाम लेवल ली है, और ये अपने वाटर जेट के साथ स्टील को भी काट सकता है। लेकिन इसी साथ साइमन बुरा होता है, लड़के ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा कि तुम्हारा भी मेरी तरह एक ही हाथ है। लेकिन इसी साइमन हंसते हुए बोलता है, हे लड़के मुझे काफी अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों चाचा भतीजा बन जाएं, हमारी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी और हमें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देवासन को पर्सन काफी हैरानी के साथ बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, लगता है तुम फाइट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन मेरा मिशन तुम्हें खत्म करना है। और हम देखते हैं उसने अपनी वाटर बुलेट्स के साथ साइमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट लेवी का सीन दिखाया जाता है, जो कि जेम्स के साथ बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मास्टर थेडियस साइमन और कायगा इन तीनों के साथ हमारे नाइट्स की फाइट स्टार्ट हो चुकी है और हमारे नाइट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सुनकर जेम्स बोल रहा होता है, लेवी शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस कोशिश करना कि नाइट्स इन डिसाइपल्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रोक सके, ताकि मेरी और पीटर की फाइट को कोई और पर्सन इंटरप्ट ना कर पाए। बाद में इन डिसाइपल्स को मैं खुद आकर खत्म करूंगा। तो वह सुनकर लेवी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, मास्टर आखिर आप क्या कह रहे हैं, हमारे नाइट्स उन डिसाइपल्स को हरा सकते हैं। तो जेम्स बोलता है, लेवी शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन नाइट्स कभी भी उन डिसाइपल्स को नहीं हरा सकते। तो वह सुनकर लेवी काफी ज्यादा शौक होती
होती है और वो बुरी होती है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। हमने हमारे नाइट्स को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है और हमारे पास सभी डिसाइपल्स का कंप्लीट डेटा मौजूद है। तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिर भी हमारे नाइट्स उन डिसाइपल्स से हार जाएंगे? तो जेम्स बुरा होता है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात गलत है तो तुम्हें खुद जाकर उनकी फाइट को देखना चाहिए, तुम्हें खुद इस बारे में समझ आ जाएगा। तो ये बात सुनकर लेवी काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट स्काडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्काडी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं थेडिस के ऊपर बहुत ही देर से अटैक कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक थेडिस के ऊपर एक हिट भी नहीं लगा पाई। मुझे लग रहा था मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में हूँ, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस वक्त थेडिस की टेरिटरी में हूँ और मैं यहाँ पर थेडिस को नहीं हरा सकती। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि थेडिस काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बुरा होता है। मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी तरफ ऐसे ही घूरती रही तो मुझे भी शर्म आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि स्काडी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है मैं इस पर्सन से फाइट करने के लिए इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये पर्सन तो उससे भी बड़ा मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडिस इस वक्त बहुत ही स्टाइल के साथ अपने चश्मे को फ्लोर के ऊपर खड़ा करके उसके ऊपर अपने बैलेंस को मेंटेन करके बैठा हुआ होता है। और इस चीज की वजह से स्काडी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि स्काडी बहुत ही गुस्से में थेडिस की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है ये मत सोचो कि अगर अभी तक तुम मेरे अटैक से बच पा रहे थे तो तुम मुझसे जीत चुके हो। शायद तुम जानते नहीं, आइस के ऊपर मेरी रफ्तार 100 किलोमीटर पर हॉर होती है और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी इस रफ्तार को 140 किलोमीटर पर हॉर तक भी पहुंचा सकती हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि स्काडी बहुत ही स्पीड के साथ थेडिस के आसपास भागना स्टार्ट कर देती है और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही होती है। और इसी के साथ स्काडी सोच रही होती है मैं इस चांस को वेस्ट नहीं होने दे सकती, आज मुझे कुछ भी करके थेडिस को हराना ही होगा, इसलिए मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। और हम देखते वो यहाँ पर अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रही होती है, यहाँ तक कि उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर हॉर तक पहुंच गई होती है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि स्काडी बहुत ही स्पीड से आकर थेडिस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि थेडिस यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके 180 किलोमीटर पर हॉर तक पहुंच गई हो, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरी रियल स्पीड क्या है? और इसे स्काडी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि थेडिस ने बहुत ही स्पीड के साथ स्काडी के ऊपर अटैक करके उसके पैर तोड़ दिए होते हैं, जिसकी वजह से स्काडी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। और इस वक्त हम थेडिस को देखते हैं जो कि एक लंबी सांस लेता है और वो बुरा होता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर मेरी असली स्पीड क्या है। और इस वक्त हम देखते हैं कि थेडिस यहाँ पर भागने के लिए तैयार हो गया होता है और उसके पैर के साथ यहाँ पर वो बर्फ पे टूट रही होती है और इस चीज की वजह से लेवी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि थेडिस यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो सीधा एक पिलर की तरफ गया होता है और इस चीज की वजह से स्काडी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर थेडिस उस पिलर की तरफ क्यों गया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं वो उस पिलर से सेकंड पिलर की तरफ जंप लगाता है, जिसको सेकंड पिलर से जंप लगाकर थर्ड पिलर पर पहुंच गया होता है और इस चीज की वजह से स्काडी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर थेडिस यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि थेडिस यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ सभी पिलर्स के ऊपर जंप करते हुए भागना स्टार्ट कर देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थेडिस की रफ्तार इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है कि हमें यहाँ पर उसकी आफ्टर इमेजेस नजर आ रही होती हैं, जिनकी वजह से स्काडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, क्या किसी इंसान की रफ्तार सच में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर मुझे थेडिस की बहुत ही ज्यादा आफ्टर इमेजेस नजर आ रही है, यहाँ तक कि मैं इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगा पा रही कि वो इस वक्त है कहाँ पर। लेकिन इस वक्त थेडिस इसी स्पीड के साथ स्काडी के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स करता है और उसने अपने इन अटैक्स के साथ यहाँ पर स्काडी को हरा दिया होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस थेडिस की स्पीड 256 किलोमीटर पर हॉर तक पहुंच गई थी और इस चीज की वजह से लेवी इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है और वो बोल रही होती है इम्पॉसिबल, आखिर किसी इंसान की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। लेकिन इसी लेवी चिल्लाकर बोलती है बाकी के नाइट्स आखिर तुम लोग कहाँ पर हो, जल्दी जाओ और जाकर लेवी की हेल्प करो, हमें थेडिस को यहीं पर हराना होगा। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि काइगा ने फ्री को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया होता है और ये देखकर लेवी बोल रही होती है व्हाट, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ हमें साइमन का भी सीन दिखाया जाता है जिसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ लेवली को हरा दिया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल करते हुए बुरा होता है लड़की मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, शायद तुम जानती नहीं लेकिन डिसाइपल्स अपनी हर फाइट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए तुम बच्चे हमें नहीं हरा सकते। और ये बात सुनकर लेवी इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है इन डिसाइपल्स को हराने के लिए मैंने आज तक बहुत ही डाटा कलेक्ट किया था और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करने के बाद ही मुझे ये लगा था कि हम इन डिसाइपल से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन इन डिसाइपल
डिसाइपल्स ने तो हमें बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया है। जिसके बाद जेम्स लेवी से बोल रहा होता है, लेवी अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा आखिर मैंने ये क्यों बोला था कि नाइट्स कभी भी डिसाइपल्स को नहीं हरा सकते, क्योंकि डिसाइपल्स हमेशा से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर डिसाइपल्स को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ डिसाइपल्स ही है। और इन डिसाइपल्स में से भी जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो है लेजेंडरी पीटर, क्योंकि पहले 12 डिसाइपल्स में से आज तक कोई भी पीटर को नहीं हरा पाया है। तो जेम्स की बात सुनकर लेवी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वह बोल रही होती है, मास्टर तो आपको क्या लगता है क्या आप पीटर के खिलाफ जीत पाओगे? तो वह सुनकर जेम्स खामोश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, अब ये चीज तो पीटर से फाइट करके ही पता चलेगी कि क्या वो सच में उतना ही स्ट्रांग है जितना मैंने उसके बारे में सुना है, या फिर ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जेम्स की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीटर और चीफ मौजूद होते हैं जो यहाँ की तलाशी ले रहे होते हैं और साइमन पीटर को बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर एक नाइट को हरा दिया है और वो हेडिस की हेल्प करने के लिए जा रहा है। तो पीटर उससे बोल रहा होता है, जिवो ने मुझे बताया है कि डाहो ग्रुप की शिप बहुत जल्दी समुद्र तक पहुंच जाएगी, इसलिए तुम्हें बच्चों को वैन में लेकर उस शिप तक पहुंचना होगा। तो साइमन भी इस चीज के लिए मान गया होता है, लेकिन हम चीफ को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है शायद मैं इन डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन इन्होंने सच में उन नाइट्स को हरा दिया है। जिसके बाद पीटर बोल रहा होता है, चीफ आपका ध्यान भटका हुआ है, सभी चीजों को भूल जाइए और उस चीज पर ध्यान दीजिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो चीफ भी इसके लिए मान गया होता है, लेकिन इस वक्त पीटर को यहाँ पर कुछ नजर आता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ये देखकर चीफ बोल रहा होता है, सर आखिर क्या हुआ है, आप अचानक से काफी ज्यादा हैरान लग रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं पीटर यहाँ पर डायरी में कुछ पढ़ रहा होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है, रेफेल कमीने, तो तुम सच में हना को यहाँ पर लेकर आए थे? अगर तुमने हना के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं तो मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। और इस चीज की वजह से चीफ काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हना है कौन, और उस लड़की के रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़कर सर पीटर को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सर पीटर की बेटी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट साइमन का सीन दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ थेडिस के पास जा रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर कॉल पर दूसरे सभी डिसाइपल्स के साथ भी बात कर रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर पीटर ने बताया है कि हमें सभी बच्चों को डाहो ग्रुप की शिप तक पहुंचाना है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। तो साइमन भी इसके लिए मान गया होता है, लेकिन वो बोल रहा होता है, अंकल साइमन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ। जैसा कि चीफ ने हमें बताया है कि यहाँ पर टोटल 5 नाइट्स मौजूद है, इन 5 नाइट्स में से 3 को तो हमने हरा दिया है और 4th नाइट चीफ की बेटी लेवी है, लेकिन 5th पर्सन अभी तक सामने नहीं आया है, आखिर वो है कहाँ पर? तो ये बात सुनकर साइमन बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरा सामना तो बस एक पर्सन से हुआ था और मैंने उसे हरा दिया है। लेकिन इसे साइमन किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, दोस्तों तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस 5th नाइट को कोई पर्सन पहले ही हरा चुका है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जिस पर्सन ने इस 5th नाइट को हराया है वो हमारा साथी नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस नाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगे हुए होते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एलपीडे खड़ा होता है जो कि साइमन से बोलता है, मैं यहाँ पर पीटर की तलाश में आया हूँ, क्या तुम जानते हो पीटर मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो सुनकर साइमन बुरा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ब्रदर पीटर तक जाना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तो ये बात सुनकर एलपीडे सोच रहा होता है, मेरे सामने इस वक्त जो पर्सन खड़ा है उसकी एज 40 से 50 के दरमियान में होगी, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ है और क्योंकि उसके पास एक स्वॉर्ड भी मौजूद है तो इसका साफ मतलब यह है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर के साथियों में से डिसाइपल साइमन है। जिसका साइमन बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जब मैंने ये सुना था कि डिसाइपल जोहान को किल करके उनकी जगह किसी और ने ले ली है तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था और मैं तब से ही तुमसे मुलाकात करना चाहता था। क्या तुम जानते हो इसका रीजन क्या है? असल में डिसाइपल जोहान मेरा दोस्त था, वो दोस्त जिसने मेरे साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी और फिर जाकर हम डिसाइपल बन पाए थे। और जब मैंने सुना कि उसके टाइटल को किसी और पर्सन को दे दिया गया है तो मैं बहुत गुस्से में था। तो वह सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, तुमने तो यहाँ पर मुझे अपनी सैड स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दी है, अब ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं अपने घुटनों पर गिरकर तुमसे माफी मांगू क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को किल किया है। तो साइमन बोल रहा होता है, अरे नहीं ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें ये बस इसलिए बताया है क्योंकि मैं ये खुद चेक करना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में मेरे ब्रदर के टाइटल के वर्दी भी हो या नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि साइमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड भी निकाली होती है और इस चीज की वजह से एलपीडे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है, क्या तुम जानते हो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को किल करना पसंद करता हूँ जो मेरे टारगेट्स होते हैं, लेकिन अगर इस दौरान कोई पर्सन मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश भी करता है तो मैं उन्हें भी मार डालता हूँ और तुम यहाँ पर मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। और हम देखते हैं वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और इसी के साथ वो बोलता है, आज तुम्हें भी तुम्हारे ब्रदर जोहान के पास पहुंचा देता हूँ। और इसी के साथ एलपीडे यहाँ पर सोच रहा होता है, डिसाइपल साइमन के बारे में जहाँ तक मुझे पता है इस पर्सन को स्वॉर्ड सेंट बुलाया जाता है क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप में इस पर्सन को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन जब से यूइका ने इसके दाएं हाथ को काटा है इसकी स्ट्रेंथ आधी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहा है? क्या इसे इस चीज का डर नहीं है कि वो पर्सन जिसने जोहान को हराया है वो इसे भी हरा सकता है?
जिसके बाद साइमन हंसते हुए बुरा होता है। लड़के, अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? क्या तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा बुढ़ापे से ही मर जाऊं? लेकिन एलपीडे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, चलो देखते हैं क्या तुम्हारी ये एरोगेंस तुम्हें मुझसे बचा पाएगी। और वो बहुत ही स्पीड से साइमन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसे साइमन ने अपनी आईज क्लोज कर ली होती हैं। और ये देखकर एलपीडे सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है, इसलिए ये मुझे सही से देख नहीं पा रहा होगा, लेकिन आखिर इसने अपनी आईज बंद क्यों कर ली है? क्या ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ताकि ये मेरी मूवमेंट्स को महसूस कर पाए? लेकिन इसी वक्त हम देखते कि साइमन बहुत ही स्पीड से एलपीडे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और एलपीडे में इन अटैक्स को डॉज करते हुए पीछे हो गया होता है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगा था ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेकिन इसने तो अचानक से मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैं इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। जिसका साइमन बुरा होता है, मैंने सोचा कि तुम अटैक करने में काफी ज्यादा देर लगा रहे हो, इसलिए मैंने ही पहले तुम पर अटैक कर दिया। उम्मीद है तुम गुस्सा नहीं करोगे। लेकिन इसी के साथ एलपीडे सोच रहा होता है, सभी लोग इसे स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, लेकिन इसकी स्वॉर्ड टेक्निक में कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, और मुझे बस उस कमजोरी को ही तलाश करना है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि साइमन बहुत ही स्पीड से एलपीडे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये पर्सन सच में ब्लाइंड है? इसने मेरे सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लिया। शायद मुझे यहाँ पर अपनी टेक्निक की सेकंड फॉर्म को यूज करना होगा। और इसे साइमन अपनी रफ्तार को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और वो यहाँ पर अपने शॉट को बहुत ही तेजी के साथ स्विंग करते हुए एलपीडी की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसने एलपीडी के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, और एलपीडी में बहुत ही स्पीड के साथ इन अटैक्स को डॉज करता हुआ पीछे हट रहा होता है। और इस चीज की वजह से एलपीडी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, इस पर्सन की लॉन्ग स्वॉर्ड मुझे इसके करीब नहीं जाने दे रही, लेकिन मैं इस वक्त अपनी स्पेशलिटी का यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इन लोगों के यहाँ पर फाइट की वजह से काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है, लेकिन साइमन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की प्रेजेंस यहाँ से गायब हो चुकी है, क्या उसने यहाँ पर खुद को छुपा लिया है? लेकिन इस वक्त साइमन को अपने ऊपर कुछ महसूस होता है, और हम देखते हैं कि एलपीडे इस वक्त छत पर लटका हुआ होता है, जिसने बहुत तेजी से साइमन के सर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इस चीज के बारे में साइमन को भी पता चल गया होता है, और वो बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाजू के ऊपर कट लग गया होता है। और इस चीज की वजह से साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन की मूवमेंट को लास्ट मोमेंट पर ही महसूस कर पाया था, और ये इस डार्कनेस में अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से छुपा रहा है। जिसके बाद साइमन हंसते हुए बुरा होता है, मुझे लगा था हम यहाँ पर एक प्रॉपर फाइट करने वाले हैं, लेकिन तुम तो छुप कर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। लेकिन एलपीडे बुरा होता है, तुम्हारी लॉन्ग स्वॉर्ड की वजह से इस वक्त तुम काफी ज्यादा एडवांटेज में हो, क्योंकि तुम्हारी लॉन्ग स्वॉर्ड मुझे तुम तक पहुंचने नहीं दे रही। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारी लॉन्ग स्वॉर्ड ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। और इससे साइमन को महसूस होता है कि एलपीडे उसकी तरफ बढ़ रहा है, और वो एलपीडे की तरफ अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलपीडे जमीन पर बैठ गया होता है, और वो साइमन के पैरों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है। एक शॉर्ट डिस्टेंस कॉम्बैट फाइट के लिए लॉन्ग स्वॉर्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस चीज की वजह से साइमन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसे साइमन ने अपनी स्वॉर्ड छोड़ दी होती है। और इस चीज की वजह से एलपीडे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, व्हाट, आखिर इसने अपनी स्वॉर्ड क्यों छोड़ दी है? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि साइमन एलपीडे की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलपीडे काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अचानक से साइमन उसके ऊपर अटैक्स कैसे कर पा रहा है। लेकिन एलपीडे किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो अपनी इको लोकेशन से देखता है कि साइमन ने बहुत ही कम टाइम में अपनी स्वॉर्ड को उसके किनारे से पकड़कर उसे एक डैगर की तरह यूज किया होता है। और इसी के साथ साइमन बोलता है, किसने कहा कि लॉन्ग स्वॉर्ड मेरी कमजोरी है? मैं अपने स्वॉर्ड को ही डैगर में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ साइमन बोलता है, ये तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा मूव था, लेकिन लड़के मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करते हैं। लेकिन इस वक्त साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि एलपीडे साइमन के सामने से अचानक से गायब हो गया होता है। तो इस चीज की वजह से साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था? वो अभी मेरे सामने ही तो मौजूद था, तो वो अचानक से गायब कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद को दोबारा से छत पर छुपा लिया है? लेकिन हम देखते हैं कि आसपास एलबीडी के मूव करने की आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है? क्या ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? और साइमन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा, और अब ये पर्सन कोई ऐसी चाल चल रहा है जिससे मैं इसकी मूवमेंट्स का पता ना कर पाऊँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि साइमन इस फ्लोर के कोने में आ चुका होता है, और वो सोच रहा होता है, यही जगह मेरे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ सामने से ही अटैक कर पाएगा। लेकिन इस वक्त एलपीडे बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम मुझसे बच जाओगे? और इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपने डैगर को साइमन के ऊपर थ्रो करता है, और ये डैगर सीधा जाकर साइमन के राइट हैंड में लगा होता है, जिसकी वजह से साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है, और साइमन सोच रहा होता है, क्या वो इस वक्त मुझसे काफी ज्यादा दूर है? मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया? जिसको साइमन अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को दोबारा से सामने की तरफ पॉइंट कर देता है और वो सोच रहा होता है मुझे फोकस करना होगा, तभी मैं इसकी लोकेशन के बारे में पता कर पाऊंगा। लेकिन इसे साइमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है एक डैगर उड़ता हुआ साइमन की तरफ आ रहा होता है जो कि थ्रेड्स के साथ बना हुआ होता है। और साइमन सोच रहा होता है मैं इस डैगर को रोक सकता हूँ। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी ने साइमन के ऊपर 2 डैगर्स के साथ अटैक किया होता है और अचानक से इन 2 डैगर्स की वजह से साइमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ इन अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है और एलपीडी बहुत तेजी के साथ अपने डैगर्स के साथ बार बार साइमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं जानता था ये इन अटैक्स को रोक लेगा, लेकिन इन्हें मैंने सिर्फ इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया है और अब मैं इसके ऊपर एक फाइनल अटैक करूंगा। और इसे बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड के साथ अपने डैगर के साथ साइमन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसे बाद हम देखते हैं कि साइमन भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो चुका होता है और वह बुरा होता है लड़के बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए अब हमें इस फाइट को खत्म करना होगा। और इसे बाद एलपीडी किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि साइमन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ एक भवंडर की तरह इन दीवारों को कट करते हुए एलपीडी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस चीज की वजह से एलपीडी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, ये पर्सन यहाँ पे किसी स्टॉर्म टेक्निक का यूज कर रहा है ताकि मैं किसी भी लोकेशन पे क्यों ना छुप जाऊं, मैं इसके अटैक से ना बच पाऊं। और इस चीज की वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये पर्सन उससे काफी ज्यादा अमेजिंग है, चलो देखते हैं क्या मैं सच में इस अटैक से खुद को बचा पाऊंगा। और हम देखते हैं साइमन बहुत ही स्पीड के साथ एलपीडी की तरफ बढ़ रहा होता है और एलपीडी भी बहुत तेजी से पीछे हो रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं अपनी इको लोकेशन से इस पर्सन की मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक कैसे करूंगा। और इसी के साथ वो सोचता है अगर मैं इसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक ना भी कर पाऊँ फिर भी ठीक है, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन का डिफेंस सबसे ज्यादा कमजोर है और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और हम देखते हैं कि वो अपने डैगर्स के साथ साइमन को ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है आखिर इस मोमेंट पर मुझे उस पर्सन की बात याद क्यों आ रही है। और वो अपनी एक प्रीवियस मेमोरी को सोच रहा होता है जहाँ पर उसने जब जोहान को हरा दिया होता है। वो उससे बुरा होता है डिसाइपल जोहान, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन शायद तुम काफी ज्यादा ओल्ड हो इसलिए तुम मुझसे सही से फाइट नहीं कर पाए। लेकिन अगर सच बताऊं तो अगर तुम जवान भी होते तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते थे, क्योंकि डिसाइपल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप सिर्फ मेरी है। तो ये बस सुनकर जोहान हंस रहा होता है और वो बुरा होता है तुम ये गलत कह रहे हो, क्योंकि मैं एक ऐसे मॉन्स्टर को भी जानता हूँ जिसकी स्वॉर्डमैनशिप का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और जब स्वॉर्डमैनशिप की बात आती है तो वो पर्सन एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाता है। तो ये बस सुनकर एलपीडी बुरा होता है आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो। तो जोहान बुरा होता है ज्यादातर लोग उसे इडियट बोलते हैं क्योंकि वो अपने जोक्स के साथ हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है और वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करता रहता है। वो मेरा दोस्त और मेरा भाई है, लेकिन उसे कमजोर समझने की कोशिश मत करना क्योंकि उसे सभी लोग स्वॉर्ड सेंट के नाम से जानते हैं। और ये बात सुनकर एलपीडी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ जोहान हंसते हुए बुरा होता है मुझे यकीन है तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा उसके साथ सामना होगा तुम इस बारे में खुद समझ जाओगे कि उससे बेटर स्वॉर्डमैनशिप और किसी की भी नहीं है और वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ किसी को भी कट कर सकता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलपीडी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने साइमन मौजूद होता है जो कि यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करता है और उसने एलपीडी को बहुत ही ज्यादा इंश्योर्ट कर दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो साइमन से हार चुका होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है आखिर तुमने ये कैसे किया, मुझे लगा था ये एक अच्छा मौका है तुम पर अटैक करने का, भले ही मैं इसमें इंजर्ड हो जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें भी हरा सकता था, लेकिन तुम्हारा मूव इतना ज्यादा परफेक्ट था कि मेरे अटैक्स तुम्हें छू ही नहीं पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन अपने स्वॉर्ड को वापस रख रहा होता है और वो बुरा होता है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और मुझे यकीन है हमारी इस फाइट से जरूर तुमने कुछ नया सीखा होगा। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे जाकर अपने ब्रदर पीटर की हेल्प भी करनी है। लेकिन इस बार हम देखते हैं साइमन जमीन पर गिर रहा होता है और वो बुरा होता है वेट आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं जमीन पर क्यों गिर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बेहोश हो चुके होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपनी फाइट्स की वजह से काफी ज्यादा थक गए होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें काइगा का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है ये बारबेरियन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इस पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद तभी इतना स्ट्रॉन्ग बना है तो वो पर्सन जो इस विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मर्शनरी है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा मैं इस बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन ये जानकर कि जेम्स ने यहाँ पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मेरे दिल में उसके लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये चीज मैं जानता हूँ कि जब तुम सभी लोगों से डिफरेंट होते हो तो तुम पर क्या गुजरती है। सभी लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम सभी लोगों के लिए खतरा बन जाते हो और फिर तुम्हें सभी लोगों से डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, यहाँ तक कि तुम्हारे सभी अपने तुमसे दूर हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को सोचते हुए काइगा यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर दीवार टूट गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने अपने पावरफुल पंच के साथ काइगा के ऊपर अटैक कर दिया
दिया होता है और इस चीज की वजह से काइगा भी काफी ज्यादा शॉक होता है और यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हम काइगा को देखते हैं जो कि बुरा होता है। आखिर यहाँ के सभी लोग इतने ज्यादा रूड क्यों हैं? क्या तुम लोगों को किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि तुम्हें अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? और हम देखते हैं कि काइगा के सामने इस वक्त जेम्स खड़ा होता है और इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ होता है और जेम्स बुरा होता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बिठाकर तुम्हें गरम गरम चाय पिलाऊं? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम एक चोर हो और चोरों की खातिरदारी कुछ इसी तरह की जाती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि काइगा जेम्स से पीछे हो गया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मुझे लगा था तुम इस वक्त सर पीटर से फाइट कर रहे होगे, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेम्स बुरा होता है, असल में मैं पास से ही गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना तुम्हें भी विजिट करता चलो। और इस वक्त हम देखते हैं कि जेम्स यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर काइगा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। जेम्स, आखिर ये तुम कर क्या रहे हो और तुम टेम्परेचर को क्यों बढ़ा रहे हो? तो बस सुनकर जेम्स बोलता है, मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम बाद में ये एक्सक्यूज ना बनाओ कि तुम यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से हार गए और तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाए। तो ये बस सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों पर पट्टी बांधना स्टार्ट कर दी होती है और ये देखकर जेम्स बुरा होता है, आखिर अब ये तुम क्या कर रहे हो? तो काइगा बुरा होता है, मुझे पता है हमारी फाइट से मेरे हाथों में से ब्लड जरूर निकलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में ये एक्सक्यूज बनाओ कि मेरे एसिड ब्लड की वजह से तुम हार गए हो। तो ये बात सुनकर जेम्स भी स्माइल कर रहा होता है और ऐसे ही काइगा बोलता है, तो क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो? लेकिन जेम्स यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें सुनी हुई हैं। जब तुम बहुत छोटे थे तब से ही तुमने अपने क्लैन के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दी थी और उस वक्त तो तुम्हें कोई मार्शल आर्ट भी नहीं आते थे, लेकिन सिर्फ एक बेवकूफ लड़की की वजह से तुमने अपने फ्यूचर को ठुकरा दिया और तुमने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर पीटर को ज्वाइन कर लिया। सच बताऊं तो मुझे लगता है तुम्हारा टाइटल साइमन नहीं बल्कि एक फेल्ड रोमांटिक लवर होना चाहिए था, ये तुम पर काफी ज्यादा सूट करता। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं काइगा जेम्स के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, लेकिन काइगा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि इस पंच के साथ जेम्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो बुरा होता है। काइगा, क्या आज तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे पंच तो काफी ज्यादा कमजोर है। और काइगा सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की, लेकिन फिर भी मेरा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, तो आखिर इस पर्सन को मेरे अटैक से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? आखिर इसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं जेम्स ने काइगा के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, अरे देखो तुम्हारे मसल्स भी कितने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लगता है तुम सच में आजकल अच्छे से खाना नहीं खा रहे। और इस वक्त स्माइल करते हुए बोलता है, काइगा ज्यादा मत सोचो, सच ये है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और इस वक्त काइगा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है जेम्स ने काइगा को मजबूती से पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर मार दिया होता है। लेकिन इस वक्त काइगा अपनी कोनी से जेम्स के फेस के ऊपर अटैक करता है, जिससे जेम्स ने काइगा को छोड़ दिया होता है और काइगा भी पीछे हो चुका होता है। और इसी के साथ जेम्स बोलता है, काइगा तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और पर्सन होता तो शायद इस अटैक के साथ उसकी मौत हो जाती, लेकिन तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो। और वह बुरा होता है, सच बताओ तो मैंने इस बारे में पहले सोचा हुआ था कि मुझे तुम्हारे ब्लड के ऊपर भी कुछ टेस्ट करने चाहिए, लेकिन अब क्योंकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के लिए तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और ये बात सुनकर काइगा सोच रहा होता है, ये कमीना सच में पागल है, लेकिन इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मैंने इसके फेस के ऊपर अटैक किया था तो इसने उसे ब्लॉक नहीं किया था, बल्कि इसने मेरी किक को ब्लॉक किया था जो मैंने इसके पेट के ऊपर मारी थी। लेकिन आखिर इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसके ऊपर इस तरीके से अटैक करने वाला हूँ? लेकिन जेम्स बोल रहा होता है, आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है और मैं तुम्हें बिस्तरे ला कर दूं ताकि तुम आराम कर सको। तो काइगा बुरा होता है, तुम मजाक करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और इस बाद हम देखते हैं काइगा बहुत ही ज्यादा इंजेक्शन को जेम्स के ऊपर थ्रो कर देता है, जिन्हें जेम्स अपनी कोट के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं काइगा बहुत ही स्पीड के साथ जेम्स की तरफ जा रहा होता है और इसने जेम्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए होते हैं और ये दोनों ही यहाँ पर बहुत तेजी के साथ लड़ रहे होते हैं। और इसी से काइगा सोच रहा होता है, थेडिस के साथ हुई मेरी उस फाइट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थेडिस के पास 0 सेकंड रिएक्शन स्पीड है और वो बहुत ही आसानी से मेरे सभी मूव्स को पढ़ लेता था, जिस वजह से उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और भले ही यहाँ पर जेम्स के पास थेडिस की 0 सेकंड रिएक्शन स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर पा रहा है। इसका मतलब यह है इसकी मूवमेंट्स को स्मेल करने की एबिलिटी थेडिस के 0 रिएक्शन स्पीड के जितनी पावरफुल है। और हम देखते काइगा तेजी के साथ जेम्स के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जेम्स बहुत आसानी से इन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी साथ काइगा सोच रहा होता है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? अगर मैं ऐसे फाइट करता रहा तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसे हराने का कोई और तरीका सोचना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि काइगा जेम्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेम्स ने काइगा के हाथ को पकड़ लिया होता है और वह बुरा होता है, लड़के आखिर तुम सोच कर रहे हो, तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह इडियट्स की तरह
मेरे ऊपर अटैक करते रहे तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सभी अटैक्स को बहुत आसानी से रोक सकता हूँ। तो काइगा बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने हाथ को पकड़ने दिया है। और इसे काइगा दोबारा से जेम्स के ऊपर अटैक कर देता है और जेम्स इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और काइगा हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे यकीन है तुमने कभी भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। और हमें दिखाया जाता है कि काइगा ने असल में अपने क्लॉज के साथ जेम्स के फेस के ऊपर अटैक किया होता है, जिसे जेम्स ने अपने हाथ के साथ ब्लॉक कर लिया होता है और क्लॉज की वजह से जेम्स का हाथ इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन इसे बाद हम दे देंगे, काइगा बहुत ही तेजी से जेम्स के दूसरे हाथ को भी अपने दांतों से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, मैंने अब तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ लिया है, जिससे तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक हाथ अभी भी फ्री है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ जेम्स के फेस के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जेम्स के फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। लेकिन काइगा इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, मेरा एक भी अटैक इस कमीने को हिट नहीं कर पाया। और हम देखते हैं जेम्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, लड़के ये देखकर अच्छा लगा कि तुम पहले वाले बेवकूफ नहीं रहे जो सिर्फ यूइका के इशारों पर चलता था, अब तुम पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, लेकिन ये सब मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और इस वक्त हम देखते हैं वो अपने इंजर्ड हाथ की मुट्ठी को बंद करता है और उसने काइगा के हाथ को कसकर पकड़ लिया होता है और हम देखते हैं कि वो काइगा को हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से काइगा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ जेम्स बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पर एक काफी अच्छी चाल चली है, लेकिन इस चीज की वजह से तुम मेरे शिकंजे में फंस चुके हो और अब तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत ही आसान है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जेम्स काइगा को बहुत ही जोर जोर से यहाँ पर आसपास दीवारों में मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काइगा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है। और इस चीज की वजह से जेम्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, काइगा क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जेम्स काइगा के एक पैर को भी पकड़ लेता है और उसने जेम्स को आसमान में उठाया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर नॉकआउट करने वाला हूँ। और इस वक्त वो काइगा को नीचे करके उसकी कमर में बहुत ही जोर से अपने घुटने को मारता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर काइगा को हरा दिया होता है। जिसके बाद जेम्स बोल रहा होता है, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, फिर भी तुमने अपने एसिड ब्लड का यूज नहीं किया, क्या ये तुम्हारी कोई बेवकूफी है। लेकिन मानना तो पड़ेगा, तुम शायद अपनी बॉडी को आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि मुझसे इतनी मार खाकर भी तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है, अगर तुम इस दरवाजे को ओपन करके दूसरे कमरे में पहुंच जाते तो वहां पर सभी बच्चे मौजूद थे और तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकते थे। लेकिन इसी वजह जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पर सभी रूम्स के लॉक खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर सभी बच्चे कहाँ पर हैं। और इसी के साथ जेम्स सोच रहा होता है, मुझे अब समझ में आया है कि आखिर इस इडियट ने यहाँ पर अपने ब्लड का यूज क्यों नहीं किया था। अगर ये यहाँ पर अपने ब्लड का यूज करता तो ये दरवाजा पिघल जाता, जिससे मुझे इन बच्चों के यहाँ से भागने के बारे में पता चल जाता, और ये बस इसीलिए अपने ब्लड का यूज नहीं कर रहा था। और इसी वक्त हम देखते हैं काइगा भी यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो पूरा होता है, मुझे इस बारे में पहले ही पता था कि तुम हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे, इसलिए मैं जानबूझकर यहीं पर रुका हुआ था ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर रोक पाऊँ और तब तक थेडियस बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर सके। और मैं इस चीज में कामयाब हो गया। और ये बात सुनकर जेम्स को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, बास्टर्ड, तुम सच में पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो और अब मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि थेडियस और चीफ गाड़ी में यहाँ से सभी बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं और चीफ बोल रहा होता है, हम कुछ ही देर में विलेज पहुंच जाएंगे। लेकिन डाहो ग्रुप की बोट अभी तक समुद्र पर नहीं पहुंची है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि थेडियस पीटर के साथ बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर, मैं और चीफ हम सभी बच्चों को लैब से ले आए हैं, लेकिन अंकल साइमन और काइगा दोनों ही अभी लैब में ही मौजूद हैं। तो पीटर बोल रहा होता है, साइमन और काइगा दोनों ही इस वक्त फाइट करने की कंडीशन में नहीं है, शायद वो दोनों ही इस वक्त हर्ट हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को ही अपने साथ ले आऊंगा, तुम बस बच्चों को सेफली इस जगह से निकालो। तो थेडियस भी इस चीज के लिए मान गया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर को यहाँ पर एक बुक मिल गई होती है जिसके ऊपर एरविड लिखा हुआ होता है, जिसके बाद पीटर ने इस बुक को रीड करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन वो कुछ चीजों की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये चीज एरविड ड्रग है, रेफेल, शायद तुम अपनी ह्यूमैनिटी को कंप्लीट खो चुके हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि चीफ बच्चों के साथ विलेज में पहुंच गया होता है और वो यहाँ पर एक पर्सन से पूछ रहा होता है, क्या समुद्र के पास कोई बोट आई है। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर आपने जैसे बोला था मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई बोट नहीं आई है। जिसके बाद चीफ बोल रहा होता है, शायद हो सकता है कि बोट को यहाँ पर आने में कुछ और देर लग जाए, लेकिन क्या इतनी देर तक हम इन सभी लोगों का सामना कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एरविड लैब से बहुत ही ज्यादा मशीनरीज इन लोगों के विलेज की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर विलेज चीफ काफी ज्यादा शौक में होता है। और हम देखते हैं कि ये सभी गाड़ियां यहाँ विलेज में आ चुकी होती हैं और इन लोगों को यहाँ पर जो पर्सन लीड कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि लेवी होती है, जो कि बोल रही होती है, अगर मास्टर चाहते तो वो पहले ही इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर चुके होते, लेकिन उन्होंने फिर भी तुम लोगों को जीने का एक मौका दिया, लेकिन तुम लोग अब इस लाइन को क्रॉस कर चुके हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और लेवी को यहाँ पर देखकर चीफ को एक प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है, जहाँ पर पीटर चीफ से बोल रहा होता है, तुमने अपनी बेटी को जेम्स को सौंप दिया क्योंकि तुम उसकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन जेम्स तुम्हारी बेटी और बाकी सभी बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा
रहा है, और इसलिए अगर तुम उन बच्चों को सेव करना चाहते हो तो तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि शायद इस सब में तुम्हें सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़े। और इसके बाद विलेज चीफ बोल रहा होता है, मेरी बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं इस तरह की जिंदगी और ज्यादा नहीं जी सकता। और हम देखते कि उसने यहाँ पर अपनी शॉट निकाल ली होती है और वो बोल रहा होता है, मेरे जिंदा रहते हुए तुम इन बच्चों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन इस वक्त हम देते वो सभी मशीनरीज यहाँ पर इस चीफ को काफी ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्होंने इसे दूर फेंक दिया होता है। और इस चीज की वजह से वो विलेज चीफ इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक में होता है, और वो सोच रहा होता है, सोचा नहीं था कि मैं इन लोगों से इतनी बुरी तरीके से हार जाऊंगा, क्या मैं यहाँ पर इन लोगों में से किसी एक पर्सन को भी नहीं हरा सकता। और इसी वक्त लेवी बोलती है, जाओ और सभी बच्चों को वापस ले आओ। और हम देते कि यहाँ पर वो सभी मशीनरीज भागकर उन बच्चों के लिए जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चे काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। और वो विलेज चीफ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लेवी प्लीज इस सबको रोक दो, वो सभी मासूम बच्चे हैं। तो लेवी बोल रही होती है, क्या तुम भूल रहे हो जब तुमने मुझे एरविड लैब को सौंपा था, मैं भी एक छोटी बच्ची थी, क्या तुमने सोचा है कि मैं कितनी ज्यादा पेन से गुजरी हूँ। तो चीफ बोल रहा होता है, लेवी मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन प्लीज इस सब को रोक दो, आखिर तुम अपना बदला उन सभी बच्चों से क्यों ले रही हो। और इसी तरह विलेज चीफ सोच रहा होता है, क्या इन बच्चों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, प्लीज कोई तो यहाँ पर हमारी हेल्प करो और इन बच्चों को बचाओ। लेकिन इस वक्त विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है विलेज के अंदर अचानक से एक टोर्नेडो स्टार्ट हो गया होता है, जिसे देखकर विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अचानक से ये टोर्नेडो स्टार्ट कैसे हो गया। लेकिन इसे तो काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, वेट ये कोई टोर्नेडो नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने इन सभी मशीनरीज को हरा दिया होता है, और इस चीज की वजह से लेवी काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो बोलती है, आखिर अब ये कमीना कौन है। और हमें दिखाया जाता है कि सामने जो पर्सन खड़ा होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है, भले मैं अपनी टीम में सबसे छोटा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि तुमसे तो मैं बड़ा ही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थेडियस होता है, जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, छोटी लड़की, मैंने सुना है कि तुम भी एक नाइट हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा सकती हो। और थेडियस को यहाँ पर देखकर लेवी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो सोच रही होती है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल भी है, इस पर्सन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सभी मशीनरीज को हरा दिया, क्या मैं सच में इस पर्सन का सामना कर पाऊंगी। और इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, शायद हमारी बोट को यहाँ पर आने में कुछ टाइम लगने वाला है, तो बताओ पहले तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाली हो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डाहो ग्रुप की बोट रास्ते में आ रही है, जिसे इस विलेज तक पहुंचने में 48 मिनट लगने वाले हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से लैब का सीन दिखाया जाता है, और जीवन पीटर को बता रही होती है, सीनियर मुझे थेडिस की कॉल आई है और उसने बताया है कि वो बच्चों को लेकर विलेज पहुंच चुका है, और अब बस वो वहाँ पर डाहो ग्रुप की बोट का वेट कर रहे हैं, इसलिए सीनियर अब तुम्हें भी लैब से निकलना चाहिए। तो पीटर बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर शायद कुछ और देर लगेगी, क्योंकि मैं इस चीज को श्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चा ना रह जाए और हम सभी को रेस्क्यू करें। तो जीवन बोल रही होती है, सीनियर आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है, आखिर तुम उन बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। तो बस सुनकर पीटर बोल रहा होता है, जीवन क्या मैंने तुम्हें इस बारे में बताया है कि आखिर मैं ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कैसे बना था। और इसी के साथ हमें पीटर की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, और हमें 1950 का सीन दिखाया जा रहा होता है, और पीटर हमें बताता है, दो कंट्री के दरमियान वॉर की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं अनाथ हो गया था, जिसके बाद मुझे सहारा एक चर्च ने दिया था। और हमें इस जगह पर इस चर्च के फादर को दिखाया जाता है, जो कि सभी बच्चों से बोल रहा होता है, बच्चों तुम सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, और बहुत जल्द तुम्हें बड़ी बड़ी फैमिलीज अडॉप्ट कर लेंगी, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ मेडिसिन मौजूद है जो विटामिन की कमी को पूरा कर देती हैं, इसलिए तुम सभी डेली इन मेडिसिन का भी यूज क्या करोगे। जिसके बाद हम देखते को इन सभी मेडिसिन को सभी बच्चों को दे देते हैं, जिनमें पीटर भी मौजूद होता है, और ये सभी बच्चे इन मेडिसिन को खा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा पीटर से बोल रहा होता है, हे सिम्यूक आजकल मेरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्यों ना तुम अपनी मेडिसिन को मुझे दे दिया करो, क्योंकि तुम तो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा हेल्थी हो। तो सिम्यूक बोल रहा होता है, नहीं मैं अपनी मेडिसिन को तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी विटामिन की जरूरत है। जिसके बाद वो यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फादर भी मौजूद होता है, जो कि पीटर को ही देख रहा होता है, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर पीटर के पास आया होता है, और वो बोल रहा होता है, सिमुक सभी बच्चों की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो रही है, और आजकल सभी को बुखार रहता है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम्हें क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों है। तो पीटर बोल रहा होता है, फादर मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन इस वक्त वो फादर तकिए को उठाकर देखता है, और हम देखते कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेडिसिन रखी हुई होती है, जिन्हें देखकर फादर बोल रहा होता है, सिमुक तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम आज तक इन मेडिसिन को खाने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे, और तुमने अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं खाई। तो पीटर बोल रहा होता है, फादर इनका टेस्ट काफी ज्यादा गंदा था, इसलिए मैंने इन्हें नहीं खाया। तो उस फादर ने इन सभी मेडिसिन को हाथ में ले लिया होता है, और वह बोल रहा होता है, सिमुक आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, चलो शाबाश इन सभी को एक बार में खा लो। तो पीटर बोल रहा होता है, फादर क्या आप जानते हैं मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि मुझे कभी भी अनजान लोगों से कोई भी चीज लेकर नहीं खानी चाहिए, और अब तो मुझे आप पर काफी ज्यादा शक है, सच बताइए क्या आप इन मेडिसिन के साथ हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये बात सुनकर वो फादर
फादर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सिमियोक बेटा आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिसके बाद पीटर बोल रहा होता है, फादर अभी तक जितने भी बच्चों को अडॉप्ट किया गया है उन सभी को यहाँ से रात के वक्त ले जाया गया था, लेकिन उस वक्त उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त मरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई कॉन्सिडेंस है। तो वो फादर बोल रहा होता है, सिमियोक क्या तुम अपने दोस्तों से जेलस हो रहे हो, तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हें भी कोई फैमिली अडॉप्ट कर लेगी और फिर तुम एक अच्छी लाइफ गुजार पाओगे। लेकिन पीटर बोलता है, फादर क्या आप जानते हो बाहर जो भट्टी लगी हुई है उसमें से डेली मुझे एक स्मेल आती है, और क्या आप जानते हो वो स्मेल कैसी है। वो स्मेल बिल्कुल वैसी है जब मेरे फादर मौत जलने से हुई थी। तो क्या आप अपने सभी एविडेंस को मिटाने के लिए बच्चों की बॉडीज को उस भट्टी में जलाते हो। और ये बात सुनकर वो फादर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो तो मैंने सबसे पहले तुम्हें ही अडॉप्ट करवाया होता। और इस बात वो अपने साथी से बोलता है, सिमियोक को यहाँ से ले चलो, इसके अडॉप्ट होने का टाइम हो चुका है। तो वो टकला पर्सन बुरा होता है, ओए बच्चे मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरी न्यू फैमिली के पास ले चलता हूँ। लेकिन इस वक्त वो टकला काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने इस टकले पर्सन के पैर के ऊपर बाइट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर पीटर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते को टकला पर्सन भी पीटर के पीछे ही भाग रहा होता है। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है, ये इंसान का बच्चा है या हिरन का, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, क्या ये सच में सिर्फ 5 साल का है। लेकिन हम पीटर को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, जब इन लोगों ने सभी बच्चों को वो मेडिसिन ऑफर की थी मुझे उसी वक्त इन लोगों पर शक हो गया था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन्हें इतनी जल्दी मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर भागते हुए एक गटर की नाली के अंदर चला गया होता है, जिसकी वजह से वो टकला पर्सन काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं पीटर इस गटर की नाली से चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसे वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि सामने एक जंगला लगा हुआ है जिसे उसे ब्रेक करना होगा। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन बोलता है, सिमोक आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे। और हम देखते को उस फादर ने भी अपने सर को गटर की नाली के अंदर डाला होता है और वो हंसते हुए पूरा होता है, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन पीटर की तरफ हाथ बढ़ाता है और हम देखते यहाँ पर एक पर्सन ने जंगले को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लिया होता है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फादर उसका साथी भी आ गया होता है जो कि बुरे होते हैं, ओए आखिर तुम कौन हो, इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने पीटर को अपने एक हाथ से उठाया हुआ होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, सिर्फ यही अकेला लड़का था जो वहाँ से भाग कर आ पाया है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए ये अब से मेरा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो इस चीज की वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो फादर बोल रहा होता है, ये चर्च के रूल्स के खिलाफ है और हम किसी भी अनजान पर्सन को बच्चों को अडॉप्ट करने नहीं दे सकते। तो पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को जानता हूँ क्योंकि मैं इसका रिश्तेदार हूँ। तो ये बात सुनकर फादर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस लड़के का नाम बताओ, अगर तुमने इसका सही नाम बता दिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। तो पर्सन बोल रहा होता है, वैसे अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्यों ना मैं तुम्हें इसका नाम बाद में बता दूं, अभी मैं बस इसे यहाँ से ले जाता हूँ। लेकिन इस वक्त उस फादर के साथ ही इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, सर ये पर्सन सिर्फ झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिश्तेदार है, आप फिक्र मत कीजिए, हम बच्चे को अभी वापस ले आते हैं। लेकिन इस वक्त पर्सन बोलता है, मुझे याद आ गया, इसका नाम सिम्युक है। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, तो बताओ क्या मैं इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी फेल हो ही चुका है और जल्दी ही पुलिस भी तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। और ये बात सुनकर वो फादर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, पकड़ लो इस कमीने को और इसे भी इस बच्चे के साथ अडॉप्शन के लिए भेज दो। और हम देखते कि यहाँ पर वो सभी पीपल्स इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। तो ये देखकर पर्सन बुरा होता है, तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा एनोइंग हो। और इस वक्त हम देखते कि वो बहुत ही स्पीड से इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है और उसने इन सभी को हरा दिया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बुरा होता है, वैसे मैंने अपना नाम तो तुम लोगों को बताया ही नहीं, मेरा नाम है गैब्रियल और असल में मैं भी एक चर्च का फादर ही हूँ। और ये बात सुनकर पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि गैब्रियल इस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और उसने इसे दूर फेंक दिया होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पानी उछला होता है। लेकिन गैब्रियल ने पीटर को कवर कर लिया होता है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद गैब्रियल बोल रहा होता है, बच्चे अब से तुम आजाद हो और ये लोग तुम्हें तंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ मुझे एक चीज पूछनी है, आखिर तुमने मुझे अपना नाम क्यों बताया। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जब उस फादर ने गैब्रियल से पीटर का नाम पूछा था तो पीटर ने अपने नाम को गैब्रियल के बट पर लिख दिया था और इसलिए वो पीटर का नाम बता पाया था। तो पीटर बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे हाथ देखे थे, तुम्हारे हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा निशान है और ऐसे निशान मैंने सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में देखे हैं, जिसका मतलब है कि तुम भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। और इस चीज की वजह से गैब्रियल काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है, जब मैंने इसे भागते हुए देखा था मुझे लगा था एक बकरी का बच्चा अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन ये तो शेर का बच्चा निकला।
जिसके बाद गैब्रियल पीटर से बोलता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई रहने की जगह मौजूद है या तुम्हारा आसपास कोई रिश्तेदार मौजूद है जिसके पास मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो पीटर बोल रहा होता है, मेरा इस दुनिया में अब ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये बात सुनकर गैब्रियल यहाँ से जा रहा होता है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी बाद गैब्रियल बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले? तो इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी बाद गैब्रियल बोलता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो भागते हुए गैब्रियल के साथ जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ग्रैंडपा उस चर्च के अंदर और भी बच्चे मौजूद हैं, क्या हम उन्हें भी रेस्क्यू कर लें? तो गैब्रियल बोल रहा होता है, मैं भी यही सोच रहा था, चलो चलकर पहले उन्हें रेस्क्यू करते हैं, लेकिन आज के बाद तुम मुझे फादर बुलाओगे। तो पीटर भी इसके लिए मान गया होता है और इसी के साथ पीटर बता रहा होता है, बचपन में गैब्रियल ने मेरी जान बचाई दी और उनकी वजह से ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाया, इसलिए मैं इन बच्चों को भी रेस्क्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी तरह बहुत से बच्चे अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हों। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर एक स्टोरेज रूम के अंदर पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पिंजरे भी रखे हुए होते हैं, जिन्हें देख के पीटर सोच रहा होता है कि इन पिंजरों के अंदर बच्चों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर शायद कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त पीटर यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बुरा होता है, क्या यही रियल एरविड प्रोजेक्ट है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जेम्स भी मौजूद होता है, जो कि चलता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, तुमने पहले मास्क लगाया हुआ था इसलिए मैं पता नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी और वो स्मेल असल में एक ओल्ड मैन की थी। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारा फेस देखा है तो मुझे ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि तुम कोई और नहीं बल्कि पीटर हो। लेकिन ये चीज तो और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि पीटर तो एक ओल्ड मैन है और तुम एक यंग बच्चे हो, तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तो ये बात सुनकर पीटर हंसते हुए बोलता है, तुमने तो इस चीज को पहले ही पता कर लिया था, तो तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तो ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है, जहाँ पर जेम्स ने पीटर से बोला था, क्या पीटर एक बार फिर से जवान हो चुका है? और हम देखते हैं जेम्स यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बुरा होता है, वाह ये तो कमाल ही हो गया, तुम तो सच में दुनिया का 8वां अजूबा हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पर दरवाजे के लॉक को तोड़ देता है और इसी के साथ पीटर बुरा होता है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सवाल है, तो बताओ क्या तुम मुझसे पहले लड़ना चाहोगे या मेरे सवालों का जवाब देना चाहोगे? और ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है, क्या तुमने दरवाजे के लॉक को इसलिए तोड़ा है ताकि मैं यहाँ से भाग ना पाऊँ? लेकिन सच बताऊँ तो एक चीज के लिए मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और वो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हम दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने एक लोहे के पिंजरे को अपने एक हाथ के साथ उठा लिया होता है और वो बुरा होता है, वैसे मैं एक चीज जानता हूँ जिसके बारे में तुम मुझसे सबसे पहला सवाल पूछने वाले हो, वो और कोई नहीं बल्कि हना है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? और ये बात सुनकर पीटर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी के साथ पीटर बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ, हना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अगर तुमने हना के ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर जेम्स हंसते हुए बुरा होता है, तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम इस बारे में भूल गए थे कि एक किलर की कभी भी कोई फैमिली नहीं हो सकती, क्योंकि तुमसे पहले तुम्हारी फैमिली को टारगेट किया जाता है। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, हाँ मैं ये जानता हूँ और शायद यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी फैमिली ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं। तो ये बात सुनकर जेम्स भी पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और इस तरह जेम्स ने उस पिंजरे को भी पीटर के ऊपर थ्रो करके मारा होता है, लेकिन पीटर ने इसे डॉच कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरा सबसे पहला सामना नेथानियल से हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने उसे हरा दिया था, जिसके बाद मेरा सामना फिलिप से हुआ था, लेकिन थेडिस को बचाने की वजह से मैं उससे सही से फाइट नहीं कर पाया। लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो पर्सन मौजूद है वो नेथानियल और फिलिप दोनों से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसी बात हमें दिखाया जाता है, जेम्स ने एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर बिल्कुल गोरिल्ला के जैसे पीटर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने यहाँ पर इस पूरे फ्लोर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन पीटर ने जंप करके खुद को इस अटैक से बचा लिया होता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मुझे याद है जब मैंने इसके ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक किया था तो इसने बहुत आसानी से मेरे अटैक्स को ब्लॉक किया था, जबकि इसकी आईज भी क्लोज थी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर बहुत तेजी से जंगलों के पीछे चला गया होता है और ये देखकर जेम्स हंसते हुए बुरा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहां पर छुपकर मुझसे बच जाओगे? मैं इन सभी जंगलों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से अटैक करते हुए इन सभी जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हुए पीटर की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद वो बुरा होता है, पीटर क्या तुम जानते हो, तुम यहाँ पर कहीं भी क्यों ना छुप जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दूर से भी स्मेल कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर हो और तुम मुझ पर किस तरीके से अटैक करने वाले हो। और हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ अटैक करते हुए पीटर की तरफ आ रहा होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, पीटर क्या तुम जानते हो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है। अगर मैं तुम्हारी बॉडी को ऑपरेट करके देखूंगा तो शायद मुझे इस बारे में पता चल जाएगा और हो सकता है कि मुझे इससे अपने एयरविड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और भी ज्यादा हेल्प मिल जाए।
और इसी के साथ हम जीवन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, सीनियर आपको वहाँ से निकलना होगा, वो पर्सन काफी ज्यादा डेंजरस है, प्लीज मेरी बात मानिए और वहाँ से निकल जाइए। लेकिन इसी वक्त जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, वेट, आखिर ये अचानक से क्या हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा निशान लगे हुए होते हैं, जैसे पीटर ने उसके ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक किए हैं। और इस चीज की वजह से जेम्स भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसके मुंह में से भी ब्लड निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन ने मेरे ऊपर किस चीज के साथ अटैक किया है, मुझे इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है। और इसके बाद हमें पीटर की कमर के आसपास एक चेन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में एक सरी को भी पकड़ा हुआ होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम भूल रहे हो एक फर्स्ट रेट किलर किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने यहाँ पर अपने लिए नान चाकू बना लिए होते हैं, जिनके साथ उसने जेम्स के ऊपर अटैक किया था। और इस चीज की वजह से जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इसके ऊपर सबसे पहले जिस जंगे के साथ अटैक किया था, इसलिए उसी में से अपने लिए नान चाकू तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर तेजी के साथ जेम्स की तरफ बढ़ता है, उसने बहुत ही स्पीड के साथ जेम्स के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। और ये देखकर जीवन भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, मुझे लगा था जेम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सीनियर को उसे हराने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो सीनियर से बहुत ही बुरे तरीके से पिट रहा है, लगता है सीनियर बहुत जल्दी इसे हरा देंगे। और इसी साथ पीटर सोच रहा होता है, मैं जेम्स के वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, जिससे इसे मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और ये चीज मेरे लिए एडवांटेज बन जाएगी। लेकिन इस वक्त पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम किस चीज के बने हो, लगता है इन लोहे की रोड्स के साथ भी तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जेम्स बोल रहा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक पिंजरे की प्लेट को उठा लिया होता है, जिसे वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर थ्रो कर देता है। और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इसने इस शील्ड को मेरे तरीके से क्यों फेंका है, क्या वो यहाँ पर मेरे विजन को ब्लॉक कर रहा है। कि जेम्स बहुत ही तेजी से आकर उस प्लेट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और इस चीज की वजह से जीवन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सीनियर क्या तुम ठीक हो, मेरा जवाब दो। और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हुआ पड़ा होता है, लेकिन इस वजह जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, सच बताना आखिर फाइट के दौरान तुम्हारे अंदर ये एरोगेंस आ कहाँ से रही है, क्या ये तुम्हारी यंग बॉडी की वजह से है या फिर ये तुम्हारे सालों के एक्सपीरियंस का कमाल है। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पर काफी स्टाइल के साथ बैठा हुआ होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जब तुम्हें पता होता है कि तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें खुद से भी स्ट्रांग पर्सन से फाइट करने में मजा आता है, क्योंकि जब तुम खुद से स्ट्रांग पर्सन को हरा देते हो तो तुम्हें जो सुकून मिलता है तुम उसे बयान नहीं कर सकते। तो ये वो सुनकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, वैसे अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। और हम देखते वो यहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, जब तुम खुद से ज्यादा स्ट्रांग पर्सन को हराते हो तो तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन इसी साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, पीटर हमारी फाइट के स्टार्ट होते ही तुम्हें ये तो समझ आ चुका होगा कि तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे अटैक्स को पहले ही देख सकता हूँ, तो आखिर तुम मुझे कैसे हराओगे। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, मुझे ये समझ आ चुका है कि तुम मेरे अटैक्स को पहले ही देख सकते हो, लेकिन अगर क्या हो अगर तुम मेरे अटैक्स को देख ही ना पाओ। तो ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर जमीन पर जोर से एक पेपर बॉम्ब को फेंकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और ये देख कर जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर आने से पहले इसने किचन में से इस पेपर बॉम्ब को तैयार किया था, ये बंदा अपने मूव्स को पहले से ही सोच कर रखता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं पीटर बहुत ही तेजी के साथ जेम्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और जेम्स बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम मेरी आंखों को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही जोरदार पंच के साथ पीटर के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन पीटर तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जेम्स बहुत स्पीड के साथ पीटर के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन पीटर इन सभी अटैक्स को बहुत ही स्पीड के साथ डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर पेपर बॉम्ब का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि इसकी सूंघने की ताकत थोड़ी कम हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर भी बहुत ही तेजी के साथ जेम्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ पीटर बुरा होता है, अपने दुश्मन के अटैक्स को पहले ही देख लेना, ये सच में एक ग्रेट एबिलिटी है और तुम इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करते हो। तो वो सुनकर जेम्स बुरा होता है, ये सुनकर अच्छा लगा कि पीटर खुद मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन ये मत समझना कि अगर तुमने मेरी तारीफ की है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इसी वक्त हम देखते वो बहुत ही स्पीड से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, ये मेरे अटैक्स को पहले ही देख सकता है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर दूर से अटैक करूं। और इसी वक्त जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं पीटर ने जेम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा चीजों को थ्रो किया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लग गए होते हैं। और इस चीज की वजह से जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मेरे ऊपर पत्थरों को थ्रो कर रहा है, लेकिन पत्थरों के साथ मैं इंजर्ड नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस जेम्स देखता है कि उसके पैर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा हुआ होता है, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है
इसके पास कोई भी नाइफ नहीं था, ना ही इसके पास कोई शार्प वेपन मौजूद है, तो आखिर इसने मेरी बॉडी के ऊपर इतने बड़े बड़े कट्स कैसे लगा दिए। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि पीटर ने असल में यहाँ पर लाइट्स को नीचे खींच लिया होता है, जिसमें से उसने शीशे को जेम्स के ऊपर थ्रो किया था। जिसके बाद जेम्स बोल रहा होता है, शायद लोग ठीक कहते हैं, तुमसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, देखो तुमने मेरी बॉडी में से कितना ज्यादा ब्लड निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त हम देखते वो अपने हाथ से अपने ब्लड को चाट रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं था मेरे ब्लड का टेस्ट इतना ज्यादा मजेदार है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्लड तुमसे फाइट करने की वजह से निकला है? तो पीटर बोल रहा होता है, अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लग रही है तो मैं तुम्हारे खून से ही तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। और इस वक्त हम दे पीटर इन लाइट्स के ऊपर पंचेस मार के इनके शीशे को जेम्स की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन इसी के साथ जेम्स बोल रहा होता है, तुमने ठीक कहा, मुझे इस वक्त भूख लगी हुई है और ये भूख जीत की है, और जब तक मैं तुमसे जीत नहीं जाता ये भूख मिटने वाली नहीं है। लेकिन पीटर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कर क्या रहा है, ये इस अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त हम देखते कि जेम्स बहुत ही स्पीड के साथ पीटर की तरफ भाग कर आना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, पीटर तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। पीटर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को इंजर्ड कर देते हो तो मैं तुम पर अटैक करना रोक दूंगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। और हम देखते उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पीटर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लेवी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुमने भले ही मुझे हरा दिया है लेकिन तुम कभी भी मेरे मास्टर को नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मेरे मास्टर एक परफेक्ट ह्यूमन है जिन्हें एक क्या हजारों पीटर भी नहीं हरा सकते। और हम देखते कि उसके सामने यहाँ पर थेडियस मौजूद होता है और लेवी बोल रही होती है, थेडियस तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम भी पीटर की हेल्प करने के लिए चले जाते हो तुम फिर भी हमारे मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तो वह सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, तुम ठीक कह रही हो। तो वह सुनकर लेवी हंसते हुए बोल रही होती है, देखो तुमने भी मान ही लिया कि मेरे मास्टर पीटर को हराने वाले हैं। तो थेडियस बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं पीटर की हेल्प करने के लिए जाता भी हूँ तो मैं उसकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पीटर अकेला ही तुम्हारे मास्टर के लिए काफी है। ये बात सुनकर लेवी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। तो थेडियस पूरा होता है, क्या तुम जानती हो तुम्हें लगता है पीटर हार जाएगा, ऐसा तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने कभी पीटर को फाइट करते हुए नहीं देखा। अगर तुमने पीटर को फाइट करते हुए देखा होता तो तुम्हें पता होता कि पीटर से डेंजरस पर्सन और कोई भी नहीं है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट जेम्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है, बास्टर्ड क्या तुम सच में एक ह्यूमन ही हो? और हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने एक बहुत ही बड़ी रॉड को जेम्स के कंधे के अंदर घुसाया हुआ होता है। और इस चीज की वजह से जेम्स इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं 1 किलोमीटर दूर से भी जान सकता हूँ कि मेरा टारगेट क्या कर रहा है, लेकिन आखिर में इस अटैक को प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाया। और इसी वजह जेम्स पीटर से बोलता है, पीटर सच बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं तुम्हारे अटैक्स को सही तरह सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। तो बस सुनकर पीटर हंसते हुए बोलता है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एनिमल्स की है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एनिमल्स को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। और इस चीज की वजह से जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पीटर के ऊपर एक जोरदार पंच के साथ अटैक करता है। और इस अटैक की वजह से उसने पीटर को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। लेकिन पीटर अब भी ठीक होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जिस तरह से दूसरे लोगों के किलिंग इंटेंट को महसूस किया जाता है, इस तरह हम दूसरे इंसानों के डर और खुशी को भी महसूस कर सकते हैं। और ये एबिलिटी जानवर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे उन्हें इस चीज के बारे में भी पता चल जाता है कि उनका शिकार उनसे डर कर किस तरफ भागने वाला है। लेकिन अगर अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम हमारी रिलीज होने वाली स्मेल को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैंने बस इसे कंट्रोल किया था, जिस वजह से तुम मेरे मूव्स को देख नहीं पा रहे। और पीटर की इन सभी बातों की वजह से जेम्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन पीटर बोलता है, तुम बिल्कुल एक पपी की तरह हो जिसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि उसके ऊपर अटैक्स कहाँ से होने वाले हैं। और हम देखते हैं कि पीटर और जेम्स के दरमियान में काफी जोरदार फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी जबरदस्त पंचेस मार रहे होते हैं। लेकिन इसी साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो कांच के टुकड़ों की वजह से तुम्हारी बहुत ही ज्यादा नसें कट गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ब्लड जाया हो चुका है और तुम किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर सकते हो। और इस चीज की वजह से जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सचमुच जमीन पर गिर गया होता है और वो यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि उसके आसपास यहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड गिरा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से जीवन और उसका सबॉर्डिनेट भी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और जीवन कॉल पर थेडियस से बोल रही होती है, थेडियस तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सीनियर ने जेम्स को हरा दिया है। तो इस चीज की वजह से थेडियस भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तो पहले ही कहा था ब्रदर पीटर से कोई भी नहीं जीत सकता। और ये बात सुनकर लेवी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम बकवास कर रहे हो, मुझे इस चीज पर भरोसा नहीं है, मेरे मास्टर को पीटर कभी भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद थेडियस चीफ से बोल रहा होता है, चीफ अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके विलेज के अब सभी बच्चे सेफ हैं। लेकिन चीफ इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर थेडियस असल में प्रॉब्लम ये है हम सभी लोगों के अंदर विकिंग ब्लड है और हम कभी भी हार नहीं मानते, बल्कि जब हम मौत के बहुत ज्यादा करीब होते हैं हमारी ऐसी इंस्टिंक्ट्स
अविकन हो जाती हैं, जिनके बारे में हम भी कुछ भी नहीं जानते। और हम देखते हैं कि पीटर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जेम्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसने पीटर के ऊपर यहाँ पर मौजूद सभी जंगलों के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस लैब में जो खिड़कियां मौजूद होती हैं, यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस धमाके के साथ पीटर बाहर आ चुका होता है। लेकिन पीटर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ चीफ थेडिस को बता रहा होता है, हमारे अंदर जो विकिंग ब्लड है ये वॉरियर्स का खून है, वो वॉरियर्स जो मर तो सकते हैं लेकिन कभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि जीतना उनकी डेस्टिनी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जेम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, वो चलता हुआ इस लैब से बाहर आ रहा होता है और उसकी बॉडी में से इस वक्त जो ऑरा रिलीज हो रहा होता है, इसकी वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये पर्सन बेर्सर्क हो गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जेम्स ने अपनी बॉडी में से उन रॉड्स को भी निकाल दिया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, पीटर तुम पहले पर्सन हो जिससे मुझे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, चलो आ जाओ मुझे दिखाओ आखिर तुम और क्या कुछ कर सकते हो। और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इसका वॉरियर ब्लड इसे हारने की परमिशन नहीं दे रहा और ये मुझसे तब तक फाइट करता रहेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। लेकिन इस जगह पर जो टेम्परेचर है, अगर मैं इस टेम्परेचर में ज्यादा देर तक रुक गया तो मेरी बॉडी कंप्लीट फ्रीज हो जाएगी, जिससे मेरी डेथ होना तय है। लेकिन इसी के साथ जीवन का सबऑर्डिनेट उससे बोल रहा होता है, मास्टर ये बारबेरियन तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा, आपको क्या लगता है क्या सर पीटर सच में इस पर्सन को हरा पाएंगे। तो ये बात सुनकर जीवन सोच रही होती है, मैं पीटर को पहले फाइट करने से मना करती रही हूँ, लेकिन उसने नथेनियल जैसे एक मॉन्स्टर को हरा दिया और इतना ही नहीं बल्कि उसकी एलपीडे से भी फाइट हुई, वो पर्सन जिससे मैं मरते मरते बची थी, लेकिन पीटर ने उससे भी बहुत आसानी से हरा दिया। यहाँ तक कि जूडस जिसे सब सेकंड पीटर बोलते थे, वो भी पीटर का सामना नहीं कर पाया था। इसलिए मुझे पीटर पर भरोसा है, अगर कोई पर्सन इस जेम्स को हरा सकता है तो वो सिर्फ पीटर है। और इसी वक्त जेम्स पीटर से बोल रहा होता है, पीटर अब हम लैब से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम वेपन के तौर पर यूज कर पाओगे, तो आखिर तुमने क्या सोचा है, तुम मुझे किस तरीके से हराने वाले हो। तो ये बस सुनकर पीटर बोल रहा होता है, जेम्स मैं इस चीज को मान चुका हूँ कि तुम एक ट्रू वॉरियर हो, और अगर अब भी मैं किसी वेपन को यूज करता हूँ तो मैं तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा जो एक ट्रू वॉरियर को मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी तुमसे वैसे ही फाइट करूंगा जैसे तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और ये बात सुनकर जेम्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, पीटर क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरह से तो तुम कुछ देर तक भी यहाँ पर टिक नहीं पाओगे और तुम मारे जाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने यहाँ पर अपनी शर्ट उतार दी होती है और वो हंसते हुए बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी परवाह होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हम दोनों की एक बहुत ही सीरियस फाइट होने वाली है। और ये बात सुनकर जेम्स बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत अजीब हो, लेकिन मैं बता दूं अगर तुम एक ओल्ड मैन हो तो तुम्हें अपनी एज के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए, ना कि एक यंग मैन की तरह। और इसे हम दे दे पीटर बहुत ही स्पीड से भागता हुआ जेम्स की तरफ आ रहा होता है और जेम्स भी भागता हुआ पीटर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, पीटर आज मैं सच में देखना चाहता हूँ कि लेजेंडरी किलर पीटर अपने ओपोनेंट से कैसे फाइट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ आकर एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्पीड के साथ अटैक कर रहे होते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि जेम्स अपने पावरफुल पंचेस के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर इन अटैक्स को ब्लॉक करके जेम्स के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंचेस मार रहा होता है। और इसी के साथ जेम्स बोल रहा होता है, कमीने पीटर तू देखने में तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लगता है, तो आखिर तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, कहीं तूने भी तो अपनी बॉडी के ऊपर कोई साइंटिफिक मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। तो पीटर बोल रहा होता है, तुम गलत कह रहे हो, मैंने अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करवाए, मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मेरी विल पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जीवन और उसका सबऑर्डिनेट भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और वो सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, मास्टर आपको क्या लगता है क्या सर पीटर सच में इस पर्सन को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ, आखिर वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिस्टर नेथेनियल भी आ गई होती है और वो इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और नेथेनियल बोल रही होती है, हमें उनकी इस फाइट को रोकना होगा, ब्रदर पीटर की बॉडी को इस लो टेम्परेचर की आदत नहीं है, जिसकी वजह से उनके हाथ फ्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर वो उनकी फाइट को अभी रोककर उन्हें ट्रीट नहीं किया गया तो मुझे उनकी जान बचाने के लिए उनके हाथों को कट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।